नमस्कार प्यारे बच्चों। हम 9th क्लास के अर्थशास्त्र विषय के पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी का अध्ययन कर रहे थे। इसका एक पार्ट बना के मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिया है। आप YouTube में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर 9th क्लास के ये वीडियो देख सकते हो। आज उससे आगे हम बात करेंगे। हमने अब तक पालमपुर गांव की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, कहाँ है, कैसा है, क्या वहाँ पर लोग काम करते हैं और हमारा उद्देश्य क्या था कि पालमपुर गांव में उत्पादन के क्या सोर्स, उत्पादन कैसे होता है, किसका होता है। आज हम वो सारा, आप इससे पहले वाले वीडियो में चले जाना, वहाँ मिल जाएगा। इस वीडियो में हम उत्पादन का जो संगठन है उसका अध्ययन करेंगे। उत्पादन का संगठन का हम अध्ययन करेंगे। उत्पादन का संगठन के अंदर उत्पादन का उद्देश्य है कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता होती है। उत्पादन का जो उद्देश्य है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है, चाहे वो कृषि से संबंधित है, चाहे वो गैर कृषि कार्यों से संबंधित है। तो ऐसी कोई भी वस्तु या ऐसी कोई भी सेवाएं हम उत्पादित करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। किन चीज की हमें आवश्यकता होती है? 4 चीजें हैं ऐसी जिनकी हमें आवश्यकता रहती है उत्पादन और वस्तुओं के सेवाओं के उत्पादन में। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। 4 चीजों की कौन कौन सी? नंबर 1, सबसे पहले हमें भूमि की जरूरत पड़ेगी। भूमि, धरातल की। कभी कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो उसका आधार तो भूमि ही होती है ना। भूमि पर ही कोई ना कोई स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं। चाहे भूमि पर हम खेती करें, चाहे उद्योग लगाएं, कुछ भी करें, सबसे मेन रोल होता है भूमि का। उसके बाद में दूसरी जो चीज हमें जरूरत पड़ती है वो है हमें श्रम की। श्रम या श्रमिक कह सकते हैं, एक तरह की मजदूर की, जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, या अधिक संख्या में लोगों की एक ही बात है। अधिक संख्या व्यक्तियों की या लोगों की। आप समझ चुके हैं। हम कोई भी चीज का हम उत्पादन करते हैं, वस्तुओं का, सेवाओं का कोई भी उत्पादन करते हैं, तो हमें सबसे पहले भूमि की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, उस भूमि पर काम करने वाले लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी।
तीसरा हमें भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। भौतिक पूंजी के अंदर मान के चलिए आप सारे संसाधन मान लीजिए, संसाधन। आगे हम इस चैप्टर को, इस पॉइंट को कर लेते हैं विस्तार से। संसाधनों के चौथा जो पॉइंट है आपका वो है मानव पूंजी। मानव पूंजी की हमें आवश्यकता रहती है। इन चार चीजों की हमें आवश्यकता रहती है। ठीक है। तो भूमि, सभी को पता है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। आपको एक बात बता दें, संसाधन होता क्या है? संसाधन वो होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। संसाधन क्या होता है? जो हमारी आवश्यकताएं, या आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जैसे आप कोई भी वस्तु जो आपका काम हल कर दे, जो आपका काम हल कर दे, एक सुई है जो आपके कपड़े सिलती है, वो भी एक संसाधन है। एक जहाज जो समुद्र में चलता है वो भी एक संसाधन है। जितने भी आपके इमारतें हैं, खनिज हैं, भूमि है, जल है, वायु है, ये सारे आपके लिए संसाधन हैं। तो संसाधन वो होंगे जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। कोई भी चीज हो सकती है। आपके हाथ में आपका पेन भी एक आपके लिए संसाधन है, क्योंकि वो आपको शिक्षा दिलाने में आपकी सहायता कर रहा है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसमें हम उत्पादन लेते हैं किसी भी रूप में। चाहे भूमि पर हम कृषि करें, चाहे हम इसके ऊपर उद्योग स्थापित करें, आप लोग इस पर डेयरी भी लगा सकते हैं। मतलब भूमि से ही उत्पादन की शुरुआत होती है। ये चारों पॉइंट किसको दर्शा रहे हैं? ये चारों पॉइंट आपके उत्पादन को दर्शा रहे हैं कि इन चारों की सहायता से ही आप उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कैसा उत्पादन? कि जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, वो उत्पादन। श्रमिक के बगैर आप कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। ये पालमपुर गांव की कहानी चल रही है आपकी। तो कोई भी कार्य श्रमिक के बगैर नहीं होगा। आप खेती करते हैं, आपके पास बहुत बड़ी भूमि है, तो उस तरह को काम करने के लिए आपको अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस खेती में उत्पादन कौन कर रहा है? श्रमिक कर रहे हैं। भूमि किसी की भी हो सकती है, लेकिन कार्य श्रमिकों को करना पड़ेगा। भौतिक पूंजी के अंतर्गत क्या आएगा? भौतिक पूंजी, आप खेती करते हो, उसमें विभिन्न मशीनें, औजार, भवन, जो भी आप कृषि के अंदर, कृषि में
प्रयोग होने वाले सभी यंत्र, चाहे वो हल है, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे वो कैसी भी चीजें हैं या मशीनें हैं, वो सभी क्या है, आपकी भौतिक पूंजी के अंतर्गत आ जाएगी। दूसरा, इस भौतिक पूंजी के अंदर ही आपके सारे खनिज आ जाएंगे। भौतिक पूंजी में आपके सभी खनिज, जैसे कोई भी कच्चा माल और जो पैसे हैं, नगदी कह सकते हैं, वो सारी आपकी भौतिक पूंजी के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये चीजें हैं आपकी भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी। समझ में आ गई होगी तीनों चीजें कि भौतिक पूंजी क्या होता है, श्रमिक का उत्पादन में क्या रोल होता है, भौतिक पूंजी का उत्पादन में क्या। अब मान के चलिए आपके पास कृषि वाले सभी यंत्र हैं, कृषि के सभी यंत्र हैं, तो आपकी खेती अधिक होगी, कम समय के अंदर आप अधिक पैदावार लेंगे, तो उत्पादन में फायदा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक पूंजी, श्रमिक और भूमि, ये तीनों उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। अब चौथा पॉइंट है आपका मानव पूंजी का। मानव पूंजी में उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और आर्थिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ये तीनों जो चीजें हैं आपकी, भूमि मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको भूमि, श्रमिक और तीसरा भौतिक पूंजी, इन तीनों को एक साथ करके आप कार्य करेंगे। मतलब ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है। भूमि को कैसे काम में लेना है, श्रमिकों से कैसे काम में लेना है, भौतिक पूंजी जो संसाधन है उनको कैसे काम में लेना है, कौन डिसाइड करेगा? मानव इन तीनों चीजों का एक साथ प्रयोग करेगा और फिर एक कार्य लेगा इनसे, और फिर अच्छा उत्पादन कह सकते हैं या उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकता है। मान लीजिए मानव पूंजी नहीं है, तो इन तीनों का हो सकता है उत्पादन अधिक हो सकता है ना भी हो, लेकिन मानव के बगैर तो ये तीनों चीजें ही संभव नहीं है। मानव पूंजी के बिना ना भूमि का सही ढंग से उपयोग किया जा सकता है, ना श्रमिक का किया जा सकता है, और ना ही आपकी भौतिक पूंजी का सही ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। जब मानव इन तीनों चीजों का संयुक्त रूप से प्रयोग करता है, वो है आजकल मानव पूंजी कहलाता है, या उसे मानव पूंजी कहा जा सकता है, या इन तीनों चीजों का प्रयोग करना मानव पूंजी कहा जा सकता है। तो ये चार जो पॉइंट थे, ये पॉइंट कौन से हैं? ये है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में ये चार चीजें महत्वपूर्ण हैं। भूमि नहीं होगी तो भी उत्पादन नहीं होगा। श्रमिक के लिए क्या करेंगे? श्रमिक नहीं है, भूमि है, तो भूमि खाली पड़ी रहेगी, उस पर काम कौन करेगा? अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम भूमि पर ऊपर अच्छा उत्पादन नहीं कर पाएंगे। मानव के बगैर ये तीनों ही संभव नहीं है। ठीक है, इन चारों का रोल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए इन चारों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये हम बातें कर रहे हैं पालमपुर गांव की कहानी की। अब
इसके बाद हम पालमपुर गांव में जो कृषि कार्य और गैर कृषि जो कार्य होते हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। मतलब पालमपुर गांव में कितनी खेती होती है, कहाँ होती है, किस चीज़ की होती है, क्या उसका प्रभाव है, इन चीज़ों के बारे में। पालमपुर में जो खेती होती है, हम सिर्फ पालमपुर गांव की कहानी पढ़ रहे हैं। जो पालमपुर गांव है उसमें जो खेती होती है 75% कृषि यहाँ पर होती है। तो आप कह सकते हो कि पालमपुर गांव में प्राथमिक क्रियाएं अधिक होती है, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्रिया है। कृषि प्राथमिक क्रिया है और पालमपुर गांव में 75% कृषि होती है। इसका मतलब हुआ कि पालमपुर गांव में 75% लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। मतलब 73% लोग खेती करते हैं। ठीक है। 1960 से अब तक इस गांव के क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बिजली आई थी ना 1960 के आसपास। 1960 से अब तक इस गांव में क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हुई। कोई वृद्धि नहीं हुई। यहां जो भूमि है, कहां पर? पालमपुर गांव में। प्रति हेक्टेयर के अंदर भूमि है। किसमें? प्रति हेक्टेयर में। प्रति हेक्टेयर में भूमि है और 1 हेक्टेयर मतलब 100 मीटर इधर का वर्गमूल बना लीजिए आप, 100 बाई 100 का। ये 1 हेक्टेयर भूमि हो जाएगी आपकी। अब पालमपुर गांव में 75% कृषि होती है। ठीक है। पालमपुर को याद रखना है, इसको तो बोलना नहीं है क्योंकि इसी गांव की हम बात कर रहे हैं, एक ही गांव की। पालमपुर गांव में जो कृषि होती है सारी भूमि पर कृषि होती है। बरसात के मौसम में यहां पर कौन सी फसल होती है? बरसात के मौसम में ज्वार और बाजरा। किसके लिए? चारे की फसल के लिए। बरसात के मौसम में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल होती है। उसमें हम ज्वार और बाजरा बोते हैं और ये चारे की फसल है जो कि पशुओं के लिए बोया जाता है।
अक्टूबर और दिसंबर के अंदर, ये खरीफ वाला टाइम लगभग अभी है, यहाँ पर चल रहा है जो अप्रैल का जो महीना है, मई का महीना आ रहा है, अप्रैल वाला महीना, ये महीना इसी फसल के लिए होता है। जिस फसल में हम ये कपास की फसल बोते हैं, ये खरीफ की फसलें आती हैं। अक्टूबर और नवंबर में, मतलब 10वें और 11वें महीने के अंदर, 10वें और 11वें महीने के अंदर पालमपुर गांव की बात कर रहे हैं। पालमपुर गांव में आलू की फसल बोई जाती है। ये बरसात के मौसम में पालमपुर गांव में ही होता है ज्वार बाजरा। हो सकता है कि दूसरे गांवों के अंदर कपास होती हो, ग्वार होता हो, लेकिन हम सिर्फ पालमपुर की बात करेंगे। अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में पालमपुर गांव में आलू की फसल भी बोई जाती है। इसके बाद सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में यहाँ पर अब आप कौन सी फसल बोते हो सर्दी के टाइम में? गेहूं। महत्वपूर्ण फसल है, खाद्यान्न फसलें हैं, शीतकाल की फसल है। सर्दी के मौसम में आप गेहूं की फसल को बोते हो। गेहूं की फसल को क्या कहते हो आप? रबी की फसल को। रबी की फसल कहते हैं। दो फसलें होगी ना आपकी, एक तो खरीफ की फसल हो गई, एक रबी की फसल हो गई। रबी की फसल गेहूं की फसल, खरीफ की फसल बाजरा की फसल। ऐसे याद ना रहे तो ऐसे रख लो, गेहूं 2 शब्द हैं, रबी 2 शब्द हैं, खरीफ 3 शब्द हैं, बाजरा 3 शब्द है, बस। तो बाजरे के साथ क्या क्या बोया जाता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। कपास बोई जाती है, ग्वार बोया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। गेहूं के साथ सरसों की फसल हो गई, जो आप अभी निकाल रहे हो, वो फसल हो गई रबी की फसल। पालमपुर गांव में खेती होती है 75% क्षेत्र के ऊपर लोग खेती करते हैं। खरीफ की फसल बोई जाती है, जायद की फसल बोई जाती है। ये इस समय लगभग जायद की फसल होती है, आलू से थोड़ा सा पहले की बात, दोनों के बीच का टाइम होता है। खरीफ और रबी के बीच के टाइम में जायद की फसल बोई जाती है। इसमें ककड़ी वगैरह जो होती हैं वो सारे जायद की फसल में आता है। उसमें आपका कोई रोल नहीं, यहाँ पर नहीं है। पालमपुर गांव में जायद की फसल, यहाँ पर खरीफ और रबी की 2 फसल बोई जाती है। बीच 10वें महीने में आलू की बोई जाती है। तो ये तो है कृषि। पालमपुर गांव की जो लोग कृषि करते हैं वो कैसी कृषि कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद गेहूं के साथ गन्ने की खेती भी की जाती है। गन्ने की, अगर आपको याद हो, हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था कि पालमपुर से रायगंज और रायगंज से शाहपुर के रास्तों पर बैलगाड़ियां चलती हैं और उन बैलगाड़ियों में गुड़ होता है और उन बैलगाड़ियों में गन्ना भी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर गन्ने की फसल भी होती है। हमने कल बनाया था एक चार्ट पालमपुर गांव का और रायगंज का और शाहपुर का। ये कौन सा गांव आपका? पालमपुर। अब मंडी कौन सी लगी जहां पर अनाज मंडी है? पालमपुर गांव की अनाज कहाँ जा रहा है? रायगंज के अंदर। या शाहपुर के अंदर जो गन्ना होता है, इसका गुड़ काड़ गन्ना कहाँ जा रहा है? रायगंज के अंदर। गेहूं कहाँ जा रही है? रायगंज के अंदर। गन्ना कहाँ जा रहा है? रायगंज के अंदर। तो यहाँ पर गन्ने की फसल भी होती है या गुड़ की फसल, गुड़ भी तैयार होता है जो कि शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। शाहपुर के अंदर बड़े बड़े व्यापारी लोग बैठे हैं, इधर भी जाता है और यहाँ से इधर भी जाता है, दलाल।
तो यहाँ पर पालमपुर गांव में 3 फसलें ली जाती है। कितनी फसलें ली जाती है खेती से? 3। पहली आपने पढ़ लिया, खरीफ की फसल ली जाती है। दूसरा आपने पढ़ा था 10वें और 11वें महीने के अंदर आलू की खेती। और उसके बाद में तीसरा रबी की फसल में कौन सी? गेहूं, गन्ना। गेहूं और गन्ना, मतलब 3 फसलें ली जाती है। कौन से गांव में? पालमपुर गांव में। हम पालमपुर गांव की ही हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब इतनी खेती होती है पालमपुर गांव में, तो कुछ बातें अंडरस्टूड है, आप खुद ही अनुमान लगाइएगा। जब इतनी फसलें यहाँ पर हो रही हैं तो यहाँ पर बिजली अच्छी होगी, सिंचाई भी अच्छी होगी, ठीक है ना। सिंचाई के अंदर क्या है? नलकूप लगे हुए हैं, कुछ सरकार ने लगाए हैं और कुछ निजी मतलब व्यक्तियों ने खुद लगाए हैं। तो कह सकते हैं कि ये पूरा गांव अर्थव्यवस्था के अंदर या अपनी आर्थिक स्थिति के अंदर मजबूत गांव है। पालमपुर गांव के अंदर जो खेत है, एक वर्ष में जब 3 फसलें ली जा रही हैं तो उसे क्या कहेंगे? मतलब एक से ज्यादा, एक साल में 2 फसलें या 2 से ज्यादा फसलें ली जा रही हैं, या एक से ज्यादा फसल ली जा रही हैं, एक से ज्यादा फसलें ली जा रही हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली। बहुविधि फसल प्रणाली। बहुविधि मतलब फसलों को एक से अधिक बार बोना, एक ही भूमि के ऊपर बदल बदल कर बोना। खरीफ बो दिया, हटाया, आलू बो दिया, हटाया, गेहूं आ गई, ठीक है ना। तो एक साल में एक से अधिक फसलें ली जा रही है, उसे बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। ये है पालमपुर गांव की खेती से संबंधित डाटा। अब पालमपुर गांव के अंदर ये जो खेती होती है, उन्नत खेती हो रही है। आप इस पर पॉइंट पर ना समझ में दोबारा चले जाना, मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मिटा के ना, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसके हिसाब से मेरे को ना, तो आगे मिटाना जरूरी होता है। इसके लिए आप दोबारा आ सकते हो इस पॉइंट के ऊपर। पालमपुर गांव के अंदर खेती अच्छी होती है। मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें लिखने वाला नहीं, आप पार्ट को समझ जाओगे, आंसर लिखना आपके लिए अपने आप आसान हो जाएगा। अच्छी क्यों होती है? 1960 के लास्ट या अंतिम दशक में हरित क्रांति आ चुकी थी। हरित क्रांति का आगमन हो गया था। हरित क्रांति का आगमन हो गया था। अब ये हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति आई तभी पालमपुर में खेती अच्छी हुई
अब हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति जिसमें खेती के लिए उन्नत बीज, मशीनें, दवाइयाँ, उर्वरक, इन चीजों का आगमन हो गया था हरित क्रांति के साथ। हरित क्रांति का मतलब यही है कि गेहूं और चावल पालमपुर में नहीं हो रहा, लेकिन हरित क्रांति का अर्थ समझा रहा हूं मैं यहाँ पर आपको कि गेहूं और चावल का अधिक उत्पादन लेने के लिए हरित क्रांति का आना आवश्यक था। हरित क्रांति के द्वारा उन्नत बीजों का उत्पादन हुआ, अच्छी मशीनों का निर्माण हुआ, विभिन्न दवाइयों का उत्पादन हुआ और उर्वरकों का उत्पादन हुआ। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से प्रति हेक्टेयर हमारे जो भूमि पर जो कृषि होती थी उसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई, उसमें कृषि बढ़ोतरी शुरू हो गई थी। पहले क्या था, हरित क्रांति से पहले 1 हेक्टेयर के ऊपर 1300 लगभग किलोग्राम मान लीजिए, तो हरित क्रांति के बाद वही चीज आपकी 3200 किलोग्राम का आंकड़ा दे जाती है प्रति हेक्टेयर उत्पादन। 1 हेक्टेयर उत्पादन में 1 हेक्टेयर भूमि में 1300 किलोग्राम का उत्पादन, और हरित क्रांति के आने के बाद 3200 किलोग्राम का उत्पादन, लगभग 3 गुना से पास चला गया। ठीक है ना, तो इतना उत्पादन यहां पर बढ़ गया हरित क्रांति के आने से। हरित क्रांति आप एक चार्ट बना लीजिए वैसे। हरित क्रांति या कृषि में किन किन चीजों का आगमन हो गया? उर्वरकों का, मशीनों का, HY बीजों का, ठीक है, कीटनाशक, दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयों का, और सिंचाई। और सिंचाई भी अलग अलग तरह की होगी ना, सिंचाई नलकूप से भी और नहरों से भी। ठीक है, तो हरित क्रांति के साथ ये सारी चीजें आ गई। ये सारी चीजें आपके पास है, आपके पास भूमि है तो कृषि अधिक होगी, और ये सारी सुविधाएं पालमपुर गांव में आ चुकी थी 1960 के लास्ट अंतिम दशक में, मतलब 1970 से पहले आ चुकी थी। ठीक है ना, अब आप लोगों के लिए काम रहेगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी ठीक नहीं रहेगी आप लोगों के लिए, बाकी अगले वीडियो में कर लेंगे। आप लोगों के लिए क्या काम रहेगा, आप एक टेबल तैयार करना, उसमें आपके यहाँ पर कौन सी फसल होती है,
फसल का नाम, कब बोई जाती है और कब वो काटी जाती है, और सिंचाई के क्या साधन हैं, नहरें हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, ठीक है, या फिर वर्षा। ये टेबल आप तैयार करना। उम्मीद है इससे आपको खरीफ और रबी की फसलों में अंतर का भी पता चल जाएगा। ओके, यहाँ तक करो, अगली वीडियो में देखेंगे।